हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट 3। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपको किस प्रकार रेस्पिरेशन प्रोसीजर लागू होता है, ग्लूकोज का किस प्रकार से मेटाबॉलिज्म होता है और ग्लूकोज को किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उसको प्रोसेस करके उसके द्वारा एनर्जी ATP के रूप में तैयार की जाती है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं। उसका दूसरा पार्ट हमने देखा किस प्रकार ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो है वो ग्लूकोज को पायरिक एसिड में बदलता है। ये इतना प्रोसेस हम समझ चुके हैं। आज हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे पायरिक एसिड से किस प्रकार उसके द्वारा एनर्जी और बाउंड कंपाउंड है उससे बनते हैं और किसके द्वारा और उसके द्वारा किस प्रकार पायरिक एसिड अब वो आगे हमें सेल के लिए एनर्जी देता है। पायरिक एसिड जब बन जाता है, ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ये 6 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है और वो स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट के मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको पायरिक एसिड बोलते हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल को माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिलती है और इस पायरिक एसिड को एक रिएक्शन पूरी करनी पड़ती है। इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जाता है व्हाट इज़ लिंक रिएक्शन, व्हाट इज़ दिस। तो ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के साथ लिंक करता है, या आपने ये कहें कि पायरिक एसिड को ये ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में जोड़ने के लिए किस प्रकार ये मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफॉर्मेशन में एक दूसरे की हेल्प करता है। या आपने ये कहें कि पायरिक एसिड फर्दर एसिटिल को एंजाइम A में जो बदला जाता है, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। जो ग्लूकोज को आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिलती है, वहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एंजाइमों की एक सीरीज़ होती है जो क्या करती है, इस लिंक रिएक्शन को पूरी करती है। उस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की सीरीज़ को बोलते हैं पायरिक डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स काम करता है, जहाँ पर अनेक को एंजाइमों की सह एंजाइमों की एक सीरीज़ होती है, जहाँ पर बहुत सारे सह एंजाइम काम करते हैं। जहाँ पर सह एंजाइम काम आते हैं NAD, उसको बोलते हैं निकोटीन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड्स, FAD फ्लेविन, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक होता है थाइमिन पायरोफॉस्फेट, नाम लिखा है वहाँ पर TPP, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, TPP बोलते हैं। लिपोइक एसिड। फिर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो उसके साथ ये एक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पर अनेक को एंजाइम A, डीहाइड्रोजिनेज, डी कार्बोक्सिलेज, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, इस तरह से कुछ 5 एंजाइमों की एक कॉम्प्लेक्स सीरीज होती है जो क्या करती है, इस पायरिक एसिड को एसिटिल को एंजाइम A में कन्वर्ट करती है और ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर पूरे प्रोसीजर को पूरा करता है। तो इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, जिसमें एंजाइम जो है पेंटाथोनिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कौन सा होगा, पायरिक डी कार्बोक्सिलेज या पायरेट डी कार्बोक्सिलेज। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, उसे हम क्या नाम देंगे, पायरेट डीहाइड्रोजिनेज। डी कार्बोक्सिलेज CO2 को अलग कर देगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम हाइड्रोजन को अलग कर देगा। तो इस तरह से ये एक तरह से क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में निकलती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसीजर। मतलब कि इसे हम ऑक्सीकारी विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि पायरिक एसिड का जो फर्दर फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पर। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सारी रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, वहाँ पर फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी, किण्वन क्रिया होगी और एल्कोहल बनकर और CO2 रिलीज होकर रिएक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसका आगे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पायरिक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करती है, CO2 रिलीज करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन। और इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन, जिसमें विभिन्न एंजाइमों का
कोएंजाइमों का रोल होता है जो क्या करता है, इसे डी कार्बोक्सिलेज, डी हाइड्रोजिनेज, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, ये सब क्या हैं, थाइमिन, फ्लेविन और पेंटाथोनिक एसिड, ये विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के पार्ट हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये थाइमिन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 और एक यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज है, ये फ्लेविन जो है निकोटिनेन एडेनिमाइड B5, फ्लेविन B6। इस तरह से ये जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं की कोएंजाइम जो होते हैं वो साथ में मिलकर इन्हें एक लीक रिएक्शन को हेल्प करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल प्ले होता है जिसमें विभिन्न एंजाइम और कोएंजाइम मिलकर क्या करते हैं, पायरिक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलते हैं। अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे CO2 रिलीज होगी, तो कितने CO2 रिलीज होगी, 2 CO2 रिलीज होगी। कितनी CO2, 2 CO2 रिलीज होगी, एक पायरिक एसिड से, दोनों से 2 CO2 रिलीज होगी। तो यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और प्रत्येक कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा, कि दोनों से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल। ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, किसमें क्रिया होगी, ये सारी की सारी मैट्रिक्स में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये रिएक्शन हो रही थी कहाँ पर, साइटोप्लाज्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ हुई, साइटोप्लाज्म में। यहाँ से यहाँ की जो भी रिएक्शन है सारी कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगी। तो इसको एक लिंक रिएक्शन से पार करना होगा। लिंक रिएक्शन पार करते एसिटिल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का होगा, लेकिन उसके साथ साथ 2 CO2 से रिलीज़ कर दिए, तो वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम उससे रिलीज़ कर देता है। ये रिएक्शन पूरा होने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए मैट्रिक्स के अंदर पहले से उपस्थित 4 कार्बन के मॉलिक्यूल ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से 6 कार्बन का फर्स्ट मॉलिक्यूल बनाता है, सिट्रिक एसिड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। तो एसिटिल कोएंजाइम ए जो है वो हाथों हाथ क्या करे, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, जिसको OAA बोलते हैं, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा और 4 + 2 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड बनता है। उसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेटेज मीन्स बनाने वाला, सिट्रेट बनाने वाला, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। जब सिट्रिक एसिड बन जाता है तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में वो एक दूसरे एक मॉलिक्यूल में बदल जाता है, इसको बोलते हैं सिस एकोनिटिक एसिड। मतलब कि ये रिएक्शन के स्टेप्स हैं जिसके द्वारा एनर्जी बाउंड कंपाउंड हैं वो बनते हैं, उसके अंदर से मॉलिक्यूल को रिलीज़ करके उससे एनर्जी है वो लीजिए। कैसे लीजिएगी अब देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, एक एनर्जी बाउंड कंपाउंड खुद को रिड्यूस कर लेता है और हाइड्रोजन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक यहाँ पे 2 पायरिक एसिड थे तो 2 NADH2 यहाँ पर बन गए। ये स्टेप आपको बताना भूल गया, यहाँ 2 NADH2 भी बनते हैं और 2 CO2 भी बनते हैं। वापस यहाँ आते हैं, सिट्रिक एसिड है, एकोनिटेज की उपस्थिति क्या बनेगा, सिस एकोनिटिक एसिड। फिर ये क्या बनेगा, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हुआ था वापस ये इसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, यहाँ फिर एकोनिटेज एंजाइम काम करेगा और ये बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड। अब यहाँ से इस मॉलिक्यूल के अंदर से एनर्जी बाउंड कंपाउंड जो है वो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब कि इसको ऑक्सीडाइज करना शुरू कर देंगे। मतलब कि ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगा। और हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन मेजर रोल प्ले करती है। लेकिन ऑक्सीजन अभी हमने यहाँ किसी तरह की ऑक्सीजन काम में नहीं ली, यहाँ भी कहीं ऑक्सीजन काम में नहीं ली, यहाँ पर भी कहीं पर भी ऑक्सीजन काम में नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसीजर है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब उसमें हाइड्रोजन का निकल जाना, हाइड्रोजन निकल जाना मतलब कि जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन निकालेगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है
वो रिड्यूस हो रहा है, NAD का रिडक्शन हुआ तो रिडक्टिव एंजाइम बोलते हैं उनको। रिडक्टिव एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन को बाउंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़े रखते हैं, जो फर्दर एनर्जी बनाने में काम आएंगे। कैसे आएंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अभी इसको समझ लेते हैं कि एनर्जी बाउंड कंपाउंड बनते कैसे हैं। तो हमारे पास 2 NADH2 यहाँ बन गए और 2 NADH2 पहले से बने हुए थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इन सब का फ्यूचर है वो हम आगे देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हो रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है हमेशा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही डीहाइड्रोजनेज होता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ तक आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। अब आइसोसिट्रिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा डीहाइड्रोजनेज, जिसे हम बोलते हैं आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजनेज। डीहाइड्रोजनेज एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्ट करेगा उसी टाइप का डीहाइड्रोजनेज होगा। यहाँ पर पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज था, यहाँ भी एंजाइम था एक फास्फोग्लिसरील डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि एल्डिहाइड को एसिड में बदलता है। यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड डीहाइड्रोजनेज है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगी, तो वो उस हाइड्रोजन को पकड़ेगा कौन, रिडक्टिव एंजाइम NAD, अपचयनकारी एंजाइम, सहायक एंजाइम है ये। निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसे पकड़ लेगा और खुद को NADH+H 2 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और वो मॉलिक्यूल बदल जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। हाइड्रोजन निकली, खुद को ऑक्सीडाइज किया, इसको रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसको हाइड्रोजन जो निकली वो किसको दी, NAD को। NAD ने हाइड्रोजन को अपने एक्सेप्ट कर लिया और खुद किसमें बदल गया, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड। अभी भी किसके कितने कार्बन का, ये 6 कार्बन के, उसमें से CO2 नहीं निकली। अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम कौन सा होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, इसके अंदर से CO2 को रिलीज कर देगा। CO2 रिलीज करी तो यहाँ पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वो किसमें बदल गया, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल के अंदर या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एक मात्र यही एक मॉलिक्यूल है जो 5 कार्बन की स्ट्रक्चर का पाया जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रेब्स साइकिल का कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा प्रोडक्ट 5 कार्बन का है, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। उसके अंदर से क्या काम किया, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ने क्या किया, CO2 को निकाल दिया और CO2 निकले तो उसमें क्या बदल गया, ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से ये 5 कार्बन का क्या बदल गया, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, एक मात्र 5 कार्बन का मॉलिक्यूल्स अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अब यहाँ पर 2 एंजाइम काम करेंगे, डीहाइड्रोजनेज और डीकार्बोक्सिलेज। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज CO2 को बाहर निकाल देगा, डीहाइड्रोजनेज हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। हाइड्रोजन बाहर निकली, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया। NAD ने हाइड्रोजन को रिसीव किया, इसका मतलब NAD क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो NAD ने क्या किया, इसको NADH+H में बदल दिया। डीकार्बोक्सिलेज है वो CO2 बाहर निकल जाएगी और साथ में COA एंजाइम जुड़ेगा, तो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है वो किसमें बदल जाएगा, सक्सिनिल को एंजाइम A में बदल जाएगा। अब सक्सिनिल को एंजाइम A क्या करेगा, अपने ऊपर से एक फास्फोरस को रिलीज करेगा, वो GDP के रूप में फॉर्मेशन होगी। इसको बोलते हैं GDP, ग्वानोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये क्या बदलेगा, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। ग्वानोसिन डाइफास्फेट को किसमें बदलेगा, ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट में बदलेगा। जैसे एडेनोसिन होता है जहाँ पे राइबोस शर्करा के साथ एडेनोसिन जुड़ी होती है, इसी प्रकार GDP का मतलब क्या होता है, राइबोस शर्करा के साथ ग्वानिन नाइट्रोजन बेस जुड़ेगी और फास्फेट 3 जुड़ेंगे तो ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। ATP कितना स्ट्रक्चर होती है, बस वहाँ पर राइबोज शुगर के साथ क्या जुड़ेगा, वहाँ पर एडेनोसिन जुड़ता है तो उसको एडेनोसिन ट्राइफास्फेट बोलते हैं। यहाँ ग्वानिन जुड़ा राइबोज शर्करा के साथ, यहाँ पर उसे बोलते हैं ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट। तो ये क्या करेगा, एक GTP बनाएगा और खुद बदलेगा सक्सिनिक एसिड में। किसमें बदलेगा, ये सक्सिनिक एसिड में। तब यहाँ पर देखो 5 कार्बन था, CO2 निकली, 6 कार्बन था, CO2 निकली 5 कार्बन में फिर CO2 निकली, कितने कार्बन बदल गया, ये 4 कार्बन का। तो ये भी कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का होगा। अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करेगा डीहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज। सक्सिनिक एसिड पे काम कर रहा है, डीहाइड्रोजनेज है, तो इस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम, सक्सिनिक डीहाइड्रोजनेज। ये क्या करेगा, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड
को क्या करेगा, खुद रिड्यूस कर लेगा और हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा, तो किस में बदलेगा ये, फ्यूमेरिक एसिड में। किस में बदलेगा ये, फ्यूमेरिक एसिड में। हाइड्रोजन रिलीज हुई, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को पकड़ गया किसने, FAD ने, फ्लेविन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड ने। ये 4 कार्बन करेगा क्योंकि यहाँ से कभी भी यहाँ पर अब CO2 रिलीज नहीं हो तो 4 कार्बन मोलिक्यूल रहेंगे। फिर यहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O को साथ जोड़ेगा, बदल देगा एक अन्य 4 कार्बन के मोलिक्यूल मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड पर फिर मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। कौन सा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। वो फिर क्या करेगा, सीधी सी बात है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। हाइड्रोजन रिलीज किया तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुई। इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी ऑक्सीजन यूटिलाइज, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हुई। हाइड्रोजन को किसने रिसेप्ट किया, NAD ने, और NADH+H में बदल गया और खुद किस में बदल गया, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड वापस दूसरे एसिटिल कोएंजाइम A के लिए इस प्रकार से रिएक्शन में पूरा भाग लेगा। तो एसिटिल कोएंजाइम A के 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे। पहले मॉलिक्यूल ने अपने प्रोसेस को पूरा किया तो यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम A ने इस प्रोसेस को पूरा किया तो एक बार पूरा हुआ, फिर दूसरे एसिटिल कोएंजाइम A ने भाग लिया तो वहाँ पर दूसरी बार पूरा होगा। इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो एक अपने डबल बनेंगे, मतलब कि अपने प्रोडक्ट जो होंगे वो इसके क्या बनेंगे, डबल बनेंगे। डबल कैसे बनेंगे वो भी समझते हैं। यहाँ पर देखो, अगर 2 एसिटिल कोएंजाइम A काम में ले रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखो ये भी कितने बनेंगे, 2 NAD से 2 NADH2, ये कितने बनेंगे, 2 CO2, यहाँ पर 2 NAD से 2 NADH2, यहाँ कितने बनेंगे, 2 CO2, यहाँ 2 GDP से 2 GTP, और यहाँ से 2 FAD से 2 FADH2 और 2 NAD से 2 NADH2 बन। इस तरह से ये साइकिल 2 बार पूरा होगा तो सारे प्रोडक्ट जो होंगे वो 2 बार अपने आप को बनाएंगे। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो, उनका नाम था हैंस एडोल्फ क्रेब्स। हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने पूरी इसके ऊपर रिसर्च की और अपना पूरा साइकिल दिया, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार जो था किसी दूसरी चीज़ के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ATP साइकिल की खोज की, फ्रिट्ज अल्बर्ट लिपमैन। मैंने आपको बताया था लिपमैन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ATP, जिसके उनके साथ संयुक्त रूप से ATP साइकिल की खोज के लिए उनको इनाम दिया गया नोबेल प्राइज़ के रूप में। उन्होंने ये साइकिल भी जो रिसर्च के रूप में नोबेल कमेटी के सामने रखा, लेकिन इनकी किस्मत देखो कि वहाँ पर पब्लिशिंग स्पेस नहीं था, मतलब कि पब्लिसाइट करने के लिए उनके पास प्रॉपर जगह नहीं होने के कारण इसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन लकीली उनको इस चीज़ के लिए, ATP साइकिल के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्रेब्स को, तो क्रेब्स बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज कई और दी, लेकिन इसी के साथ उनको नोबेल प्राइज़ शेयर करना पड़ा, तो वो अलग हिस्ट्री है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्रेब्स साइकिल इतना ज़ोरदार तरीके से सेल को, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होने वाले रिएक्शन को खोजा, मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, निकोटीन जो NAD FAD और GDP किस प्रकार से बनते हैं, उन्होंने इस प्रकार से खोजा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मिला क्या अब तक, मतलब कि ग्लूकोज से लेकर एसिटिल कोएंजाइम A, साइटोप्लाज्म से लेकर मैट्रिक्स तक हमने क्या पाया और क्या खोया, मतलब कि हमारे पास एनर्जी का लेवल क्या हुआ, हमारे पास क्या मिला। अब बात करें पहले ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP शुरू में यूज़ किए और 4 ATP बने, तो हमारे पास कितने ATP का लाभ हुआ, 2 ATP का नेट प्रॉफिट हुआ, प्लस 2 NADH2 बने। यहाँ पर जो ATP बनते हैं, डायरेक्ट ATP जब किसी भी सेलुलर प्रोसीजर में बनती है तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन मतलब ATP की फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जब सबस्ट्रेट लेवल पे फास्फोराइलेशन का एक ही स्टेप है, जो क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड को 3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड को
3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है उस समय। याद आ रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहाँ होता है? 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में बदलता है? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। तब यहाँ क्या बनती है? ATP। इसके 2 मॉलिक्यूल थे, ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इसलिए यहाँ पर कितनी ATP बनेगी? 2 ATP बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन प्रोसीजर कहाँ होता है? तो 2 ATP यहाँ मिल गए अपने पास, और एक लेवल पर क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। जहाँ डायरेक्ट ATP बनते हैं उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब क्या होता है देखते हैं अभी। अब क्या हुआ? एसिटिल कोएंजाइम A बदला। अब हम बात करें क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल में CO2 कितने बने? CO2 हमारे पास 2 CO2 यहाँ बन गए, उसके बाद 2 CO2 यहाँ बन गए, और 2 CO2 यहाँ बन गए। हमारे पास कितने CO2 बने? 6 CO2 बने क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारा। फिर हम देखते हैं NADH2 कितने बने? NADH2 कितने बने? निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है वो कितनी बार अपने आप को उसने रिड्यूस किया NADH+H बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है लिंक रिएक्शन में, यहाँ पर 2 बनते हैं लिंक रिएक्शन में, 2 बनते हैं लिंक रिएक्शन में। फिर 2 कहाँ बनते हैं? आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में बदलते हैं। आइसोसिट्रिक एसिड से किसमें बदलता है? ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। तो यहाँ कितने बनते हैं? 2 NADH2। फिर 2 NADH2 कहाँ बनते हैं? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम A। तो 2 NADH2 यहाँ बन गए। इसका मतलब हम कंबाइंड रूप से देख लेते हैं, 6 CO2 बने, और उसके साथ साथ हमारे पास कितने बने? 2 2 4 2 6, और एक हमारे पास 2 NADH2 कहाँ बने? मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तक हमारे पास कितने बने? 8 NADH+H ये बने। 2 NADH+H यहाँ बन गए। इसका मतलब पूरे प्रोसीजर में हमारे पास 10 NADH+H बन चुके। अब जो पूरा प्रोसीजर है, 6 CO2 बने, 10 NAD+H+H बने। FAD कितने बने? FAD हमारे पास FADH2 2 बने। तो यहाँ कितने बने? 2 FADH2 बने, और 2 बनी हमारे पास GTP। ये इक्वलेंट होती है ATP के, मतलब कि जितने एनर्जी हमें ATP देता है उतनी एनर्जी जो होता है हमारे पास GTP के रूप में बनती है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल को बनते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के समय। कहाँ बनते हैं ये? सक्सिनिक कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के समय क्या बनता है? यहाँ पर 2 GTP बनती है। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मतलब कि यहाँ पर भी ये रिएक्शन क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक रिएक्शन हमारे पास हुई यहाँ पर, और एक रिएक्शन हमारे पास हुई यहाँ पर। जब डायरेक्ट ATP बनते हैं उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। डायरेक्ट ATP बनने का प्रोसीजर होता है। यहाँ GTP के रूप में बनती है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी बनती है? 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, जब 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदलता है, 3 PG में बदलता है। तो एक सबस्ट्रेट लेवल की रिएक्शन ये है, और एक सबस्ट्रेट लेवल की रिएक्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 कार्बन का कंपाउंड बनता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी पूछा जाता है एसिटिल कोएंजाइम A के साथ जुड़कर। और लिंक रिएक्शन पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम के अंदर, व्हाट इज़ लिंक रिएक्शन, कौन कौन से एंजाइम काम में आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारे पास पूरा एनर्जी का खाका यदि देखें तो हमारे पास सब डायरेक्ट ATP बनी उस लेवल पर, 2 NADH2 एनर्जी बाउंड कंपाउंड है। इनसे एनर्जी ली जाएगी जब इनसे वापस हाइड्रोजन रिलीज़ करवाई जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन जब ये छोड़ेंगे तो कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो ATP के रूप में बनेगी। वो ATP रिलीज़ कैसे होगी?
यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 8 NADH प्लस H बन रहे हैं। इन्होंने एनर्जी को बांध के छोड़ दिया, मतलब कि मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन एनर्जी अभी माइटोकॉन्ड्रिया ने को नहीं दी। माइटोकॉन्ड्रिया इनसे एनर्जी लेगा, कैसे लेगा अभी हम समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ATP बनी, ये ATP तो बन रहा है, लेकिन उसके अलावा कहीं पर भी ATP का सोर्स जो सेल के अंदर मौजूद नहीं है। इस एनर्जी बाउंड कंपाउंड को क्या किया जाता है, फिर उनसे एनर्जी ली जाती है, तो वो प्रोसीजर होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें समझेंगे, किस प्रकार इन मॉलिक्यूल से एनर्जी ली जाती है। क्रेब्स साइकिल के अंदर ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी बाउंड कंपाउंड के रूप में। ग्लाइकोलाइसिस में ये एक मॉलिक्यूल बनता है एनर्जी बाउंड कंपाउंड के रूप में। तो इन सब से किस प्रकार एनर्जी को लिया जाएगा, इनको किस प्रकार इनसे हाइड्रोजन छीनी जाएगी और एनर्जी को लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी ऑक्सीजन काम में नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का उत्पादन, ये ATP का उत्पादन है। तो अभी पूरी ATP नहीं बनी, मतलब कि अभी ATP को बनाने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो बन चुके हैं। इन प्रोडक्ट से ATP किस प्रकार बनेगी वो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ेंगे, जो रेस्पिरेशन का 3rd फेज होगा। 2 फेज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फेज ग्लूकोज प्लस पायरिक एसिड बना, ये फर्स्ट फेज था। पायरिक एसिड से अनेक मॉलिक्यूल बने, ये सेकंड फेज है। अब इन एनर्जी बाउंड कंपाउंड को वापस खोला जाएगा, इनसे एनर्जी निकाली जाएगी, और एनर्जी निकालने का प्रोसीजर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है। तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हमारे कंप्लीट हो गए। अब लास्ट स्टेप रहता है हमारा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 फेज जब पूरे होते हैं तब कहीं जाकर हमारे द्वारा कंज्यूम की गई ऑक्सीजन से ATP बनती है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन इसको हम इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे तो कहीं पर भी भूलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं भी आप कहीं भी भूलो नहीं, और एक एक एनर्जी प्रोडक्ट और सोर्स को आप इस तरह से याद रखो। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने पहले बता दिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।